नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हिंदी के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। ये हमारी दूसरी क्लास है। हमने एक प्रैक्टिस क्लास कर लिया है, उसमें हमने प्रश्नों का अध्ययन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रश्नों का। यह वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो हिंदी पार्ट ए में भी आने वाली है और BHU B.Ed लैंग्वेज और DU B.Ed लैंग्वेज इन सब में 25 क्वेश्चन पार्ट बी में भी हिंदी से रहने वाले हैं। तो लैंग्वेज वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अन्य सभी के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले प्रश्न का। चलते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो हमसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। आप देखेंगे, बताएंगे इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होता है। आप अपने स्वयं का मूल्यांकन करते चलेंगे। आप देखेंगे कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। इससे आपको एक अनुभव होगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है। बात करते हैं पहले प्रश्न में। देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मिलान करने के लिए प्रत्येक बार प्रश्न बनता है। इसमें रचनाएं दी हुई हैं मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावट। इधर कवि दिए हुए हैं, देखिए, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, मंझन। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम सबसे पहले इसका मिलान कर लेते हैं। मिलान करेंगे तो देखेंगे पहली रचना मृगावती। मृगावती की बात करें तो मृगावती कुतुबुन की रचना है। मधुमालती की बात करें तो मधुमालती किसकी है? मंझन की रचना है। और अगर बात करें सी चंदायन, चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद की है। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य परंपरा में जो प्रेमाश्रय कवि थे वो प्रथम कवि माने जाते हैं, मुल्ला दाऊद। और अखरावट जो है ये जायसी की रचना है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम किसकी रचना है? जायसी की रचना है। अब देखिए यहाँ पर विकल्प ए का चौथा हो जाएगा। ए में चौथा कोई है तो मृगावती। ये विकल्प यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये गलत हो गया होगा बनाने में। यहाँ पर देखिए ये का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? आप देखिए मधुमालती की रचना किसने की है? तो मधुमालती मंझन की रचना है। बी का चौथा होगा। यहाँ पर हमने सही मिलान किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मृगावती किसकी रचना है? कुतुबुन की रचना है। ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा। बी का मधुमालती हमने किसको मिलाया है? तो बी मधुमालती हमने मिलाया है मंझन से, तो बी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। शी चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की रचना है, तो शी का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। और अखरावट किसकी रचना है? जायसी की रचना है, तो अखरावट ए का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी पर एक हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और ए का तीसरा। ये देखिए आपका विकल्प भी यहाँ पर अब मिल गया है। ये हमने बताया आपको। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर बात करें जायसी की तो जायसी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। पद्मावत, जो कि पद्मावत या पद्मावत इसको कहते हैं, और पद्मावत, अखरावट, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम में इनका जो कयामत का वर्णन किया है, इसलिए आखिरी कलाम इनकी अंतिम रचना है, आखिरी कलाम। और प्रथम रचना इनकी पद्मावत मानी जाती है, आखिरी कलाम। जायसी सूफी काव्य संप्रदाय के कवि थे। मुल्ला दाऊद जो है प्रेमाश्रय कवि में। चंदायन इनकी प्रथम रचना है और इन्हें इस चंद्रायन को प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का प्रथम रचना माना जाता है। तो मुल्ला दाऊद की जो चंदायन रचना है इसे प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना जाती है। प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी काव्यधारा काव्य परंपरा में इनकी ये जो रचना है ये सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानी जाती है। और जो मंझन है ये मधुमालती की रचना की थी, और कुतुबुन जो है मृगावती की रचना की थी। कुतुबुन ने चंदायन के इसी सूफी काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया और उसमें मृगावती की रचना की थी। हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक
काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? तो जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है उसमें आराध्य को किस रूप में देखा जाता है? प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। देखिए, कथन और निष्कर्ष से आपके अगर 25 प्रश्न की बात करें तो लगभग 4 से 5 प्रश्न तो कथन निष्कर्ष के रहेंगे। कथन निष्कर्ष में कोई भी ट्रिक, कोई भी जुगाड़ काम नहीं करता है, आप इससे अवेयर रहिएगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कथन और दोनों कथन या कथन और निष्कर्ष जो भी होंगे उनके, अगर आपको उनके नॉलेज होगी, उसकी ज्ञान होगी, आप उनको जानते होंगे, समझते होंगे, तभी कर पाएंगे। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा और आपके पास जानकारी भी होनी चाहिए। कथन 1 कह रहा है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। कथन 2 कह रहा है तद्भव रूपों में अनुस्वार चिन्ह लगाए जाते हैं। तो दोनों विकल्पों में देखिए, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन दिया है, दोनों कथन असत्य हैं। कथन 1 सत्य और उसकी व्याख्या कथन 2 कर रहा है। कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा आपको बताना है। देखिए, स्वर के बाद जो आने वाली नासिक की ध्वनियाँ होती हैं उन्हीं को, सही बात है, अनुस्वार कहलाते हैं। तो ये बात, पहला कथन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा कथन कह रहा है तद्भव रूपों में अनुस्वार चिन्ह लगाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तद्भव रूपों में नहीं, तत्सम रूपों में अनुस्वार चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, आप अंगुष्ठा है तो अंगुष्ठ लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है? अनुस्वार लगता है। और तद्भव में क्या लिखा जाता है? अंगूठा, तो अंगूठा लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो यहाँ पर चांद बिंदी होती है अंगूठा में, तद्भव में क्या होता है? चंद्र बिंदी होती है। और अनुस्वार जो होता है वो तत्सम में लगाए जाते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कथन 1 सत्य है और परंतु कथन 2 क्या है? असत्य है। तो चौथा विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ें और अगला प्रश्न आपके सामने है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के इतिहास के विभाजन से हिंदी के प्रथम रचनाओं से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सभी को पता होगा, परीक्षा गुरु इसकी क्या हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगी। लाला श्रीनिवास इसके रचनाकार हैं। कौन है? लाला श्रीनिवास इसके रचनाकार हैं। और यह सन 1882 में इसका प्रकाशन किया गया था, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। कथन कह रहा है, प्रथम कथन 1 कथन भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। दूसरा कथन कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। कथन 1 सत्य और उसकी व्याख्या कथन 2 कर रहा है। कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आपको बताना है। अब आपको इस प्रश्न करने के लिए कोई इसमें कैसा ट्रिक काम कर सकता है? इसमें सीधा आपको ज्ञान है तो आप कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अब आप जानते होंगे भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो शब्द नहीं होता है। क्या होता है? भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वाक्य कहलाती है। दूसरा क्या कह रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जी हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई या तो वर्ण आएगा या ब्रैकेट में ध्वनि, मतलब कि या तो वर्ण कहेंगे या तो ध्वनि कहेंगे। जो ध्वनि होता है या वर्ण होता है उसी को हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। भाषा की उत्पत्ति ध्वनियों से हुई है, ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो कथन 1 गलत हो गया, असत्य हो गया, और कथन 2 क्या हो गया? सत्य हो गया। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देखिए, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। यहाँ पर देखिए चौथा विकल्प इसका सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। इसमें देखिए आपको बताना क्या है। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? जो बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में, सर्वनाम के रूप में, संज्ञा के रूप में, या क्रिया विशेषण के रूप में? जहाँ पर बात करें विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला। जैसे कि राम सुंदर है,
तो राम की विशेषता बता रहा है सुंदर शब्द, वो क्या हो गया, गुणवाची विशेषण हो गया। सर्वनाम क्या होता है, जब कर्ता के स्थान पर कोई शब्द आते हैं जो कि कर्ता के को सूचित करें, वहाँ पर क्या होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह उसकी पेन है, यह राम की पेन है, या तो जो कर्ता होता है वहाँ पर उसका जो वैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़े शब्द है, तो देखिए बड़े बड़ाई ना करें। बड़े एक खास संप्रदाय के बारे में बताया गया है जो उच्च संप्रदाय के लोग हैं, तो वहाँ पर इनको बताया गया है। तो यहाँ पर जो ये संप्रदायवाची अर्थ दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये संज्ञा हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर एक प्रकार के पूरे समूह को व्यक्त करने वाला संज्ञा होता है, उसी प्रकार से वकील, शिक्षक, तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के अर्थ में आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बड़े शब्द भी एक प्रकार के उच्च वर्ग के लिए लिया गया है। ऐसे वर्ग जो अभिमानी लोग हैं उनके बारे में बात की गई है। तो रहमन का ये जो बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है वो संज्ञा के लिए किया गया है। तो ऑप्शन इसका तीसरा सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने लाएंगे। आपको बताना होगा कौन सा विकल्प। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आप यहाँ पर जुड़े हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह दंड से बचना चाहता है इसलिए भाग गया, यह संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य रूप क्या होगा। संयुक्त वाक्य के भेद अगर बात करें तो 3 प्रकार से रचना के आधार पर माने जाते हैं। कौन कौन से, साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा होता है, मिश्र वाक्य। अब बात करेंगे साधारण वाक्य की। साधारण वाक्य में केवल एक कर्ता एक उद्देश्य होता है, केवल एक कर्ता और उसका केवल एक उद्देश्य होता है। संयुक्त वाक्य में जैसे कि अव्ययवाची शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे इसलिए, पर, परंतु, इसलिए, परंतु, किंतु, ये सारे जब शब्द जुड़ करके 2 वाक्य जोड़ दिए जाते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य कई सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है तब मिश्र वाक्य बनते हैं। जैसे कि जो मेहनत करता है वह फल पाता है, ये क्या हुआ, मिश्र वाक्य हो गया। यहाँ पर कोई अव्यय नहीं आया है। देखिए, जो मेहनत करता है वह फल पाता है, जो मेहनत करता है एक वाक्य हो गया, वह फल पाता है 2 वाक्य हो गए। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है बिना किसी अव्यय सूचक के, तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका साधारण वाक्य क्या हो गया, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ये आपका देखिए साधारण वाक्य हो गया। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, क्योंकि क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया जो कि सरल वाक्य नहीं बनेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने लाते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। अन्वेषण शब्द है, इसमें आपको संधि विच्छेद करना है। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, अनुधनवेषण है, अन्वेषण है, अन्वेधनषण है और अनुधन एषण है। ये देखिए चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसमें यण संधि है, कैसे है हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए यण संधि के लिए क्या होता है, इक और यण आते हैं, मतलब ई, उ, री और लिरी इक वर्ण प्रत्याहार में आ गए, और यण प्रत्याहार में क्या आते हैं, या, वा, रा और ला। तो ई के, उ के और री और लिरी के बाद में अगर कोई भी स्वर आएगा, इनके बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्रमशः ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लिरी के स्थान पर ला हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, उ के स्थान पर, उ के बाद में ए क्या आया है, स्वर आया है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा आ जाएगा। तो अन, आ, हलंत ना प्लस क्या हो जाएगा, वा जुड़ जाएगा और प्लस
क्षण। तो देखिए बन गया, ये हलंत है तो इसमें जुड़ जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। और ये क्षण था तो ये का मात्रा यहाँ पर आ जाएगा, तो अन्वेषण शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, आप दो वर्ड याद कर लीजिए, इक यण। इक के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो यण हो जाएगा, यही सीधा सीधा अर्थ है यण संधि का। चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे संस्कृत में पढ़ो, दो वर्ड हैं इक और यण। इक के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो यण हो जाएगा। तो इक में कौन से वर्ण आएंगे, ई उ री और री, क्योंकि ये प्रत्याहार निर्माण आपको पता होगा, नहीं पता है तो जानने की जरूरत नहीं है, ये भी वर्ड आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ई उ री और लिरी के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है तो वो यण हो जाते हैं, या वा रा और ला क्रमशः हो जाएंगे। इसी को इक यणा संप्रासण भी कहते हैं। तो इक यणा संप्रासण में इक का या, ई का या, उ का वा, री का ला, रा और लिरी का ला हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे प्रश्न है, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें आपको बताना है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, कौन सा विकल्प सही हो गया। तो जो क्रिया होता है उसके आधार पर हम समझते हैं कि यह कौन सा वाच्य है। देखिए मुझसे खाया नहीं जाता है, तो जो खाया शब्द है ये क्या होता है, भाववाच्य में प्रयोग होता है। खाना, सोना, हंसना, ये सारे जो शब्द होते हैं ये हमेशा किस में प्रयोग होते हैं, भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन, निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमा, अनुप्रास। वक्रोक्ति कब होता है, जहाँ पर श्लेष रूप से चिपका हुआ हो प्लस उसमें कोई वक्रोक्ति हो, कोई ऐसा बात कही जाए जिसका अर्थ भिन्न हो जाए, भिन्न समझा जाए। जैसे दो प्रकार की बात करें हम तो काकू वक्रोक्ति होती है, श्लेष वक्रोक्ति होती है। काकू वक्रोक्ति बोलने की विवक्षा पर हो जाती है, श्लेष वक्रोक्ति हो जाती है जब कोई दो अर्थ चिपक जाते हैं। काकू वक्रोक्ति, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अगर शब्द है, देखिए यही शब्द आपको बोलेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। किसी ने पूछा क्या आप वहाँ जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा मतलब ये कह रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये हो गया। एक दूसरा इसी का वक्रोक्ति हो गया, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा का अर्थ क्या हुआ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब अगर कहने वाले का तात्पर्य रहा होगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे वाले में कि मतलब उसके कहने का तात्पर्य रहा कि मैं अवश्य जाऊँगा, और समझने वाला समझ लेता है कि वह कह रहा है नहीं जाने को, तो ये क्या स्थान हो गया, यही वक्रोक्ति हो गई। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में कौन से शब्द होते हैं, तो उपमान होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए और धर्म होना चाहिए, मतलब कि धर्म जो शब्द जिससे तुलना किया गया हो, ये सारे जो चीज होते हैं ये उपमा अलंकार में पाए जाते हैं। धर्म या और उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द, उपमावाचक शब्द हमने कई प्रैक्टिस में इसके बारे में बताया है। उपमान कौन होता है, प्रसिद्ध जो होता है उसको उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी प्रसिद्ध के साथ तुलना की जाती हो। धर्म वह होता है जिसके आधार पर तुलना की जाती हो। और उपमावाचक शब्द जैसे यहाँ पर देखिए सा आया है, ये दोनों क्या हैं, उपमावाचक शब्द हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो गया, आप समझ गए होंगे, उपमा अलंकार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यस। और दूसरा कथन कह रहा है नीलोत्पल में बहुव्रीहि समास होता है। कथन एक कथन दो में आपको वही बताने हैं, कथन एक सही, कथन दो असत्य, कथन दो असत्य कौन। तो इसमें पहले आपको बताना क्या है, देखिए जिस समास की अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, गौड़ का अर्थ होता है जो अप्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है।
तत्पुरुष समास के लिए कहा गया है उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। मतलब क्या हुआ, जिसका उत्तर पद प्रधान हो वही क्या है, तत्पुरुष है। उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, ऐसा एक सूत्र है। उत्तर पद का प्रधान होने वाला तत्पुरुष होता है। अब बात यह है दूसरे कथन में नीलोत्पल में क्या बहुव्रीहि समास है, तो जी नहीं। नीलोत्पल में देखिए नीला और उत्पल दो शब्द आए हैं। अब देखिए उत्पल का जो विशेषण है वो क्या है, नीला है। तो ये क्या हो गया, नीलोत्पल क्या होगा, नीला क्या होगा, विशेषण हो गया, और उत्पल क्या हो गया, विशेष हो गया। और विशेष और विशेषण का जहाँ पर संबंध होता है वहाँ पर हमने कई बार आपको बताया है कि वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध बनेगा, विशेष विशेषण का संबंध बनेगा, वहाँ पर उपमेय आपका कर्मधारय समास होगा, ना कि बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो, अन्य पद प्रधान हो, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो कथन 2 गलत हो गया, कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कथन 1 असत्य है, कथन 2 असत्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है बताइएगा। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा, 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी और 1975 में नागपुर। बात करेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन को, तो हिंदी साहित्य का प्रथम सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। इसमें 10 जनवरी 1975 को ये सम्मेलन होता है। इसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि आते हैं। और अगर बात करें तो इसी के आधार पर 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषणा किया जाता है कि हम इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो अगर ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1975 नागपुर, इसका चौथा विकल्प सही हो जाता है। प्राण में कौन सी ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त स्वर। अगर बात करें संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो गुण स्वर होते हैं और वृद्धि स्वर होते हैं वही क्या है, संयुक्त स्वर हैं। जैसे कि आ मिलकर और ई मिलकर क्या स्वर बन जाते हैं, आ और ई मिलकर ए बन जाता है, ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर हो गया। अगर बात करें युग्मक ध्वनि की, तो युग्मक ध्वनि क्या होती है, जिन ध्वनियों का द्वित्व हो जाता है, मतलब कि जो ध्वनियाँ लगातार 2 बार प्रयुक्त हो जाती हैं वहाँ उनको युग्मक वर्ण कहते हैं, युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे आप जानते होंगे उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द में जा 2 बार प्रयुक्त हुआ है, इस प्रकार से यह युग्मक ध्वनि हो गया। अक्षुण अगर बात करें तो अक्षुण में देखिए 2 बार ड़ आया है, अक्षुण हो गया। अगर बात करें हम संयुक्त ध्वनि की, तो संयुक्त ध्वनि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त हो जाती हैं तो वहाँ पर संयुक्त ध्वनि होती है। जैसे आप प्राण ही ले लीजिए, प्राण में क्या हो जाएगा, पा प्लस हलंत रा प्लस आ प्लस ड़ा, ये आपका क्रम बनेगा प्राण। तो यहाँ पर देखिए 2 व्यंजन स्वर संयुक्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त ध्वनि हो गई। 2 व्यंजन स्वर जहाँ पर संयुक्त होकर के ध्वनि उत्पन्न करेंगे उसको संयुक्त ध्वनि कहा जाएगा। तो ये विकल्प आपका दूसरा विकल्प इसका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर बात क्या है, एक ही ध्वनि उत्पन्न करें। जैसे प्राण, प्राण क्या है, एक ही ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए संयुक्त होगी है।
संपृक्त ध्वनि में यही अंतर बनता है। संयुक्त ध्वनि में जब दो व्यंजन संयुक्त रूप से आते हैं और वो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो वहां पर कौन सी ध्वनि हो जाती है? यहाँ पर दो व्यंजन तो आएंगे साथ में संपृक्त ध्वनि में, परंतु वह अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करेंगे, अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करेंगे। जैसे कि आप देखिए कंबल शब्द है, आपने देखा होगा कंबल, तो माँ यहाँ पर और बा दो ध्वनि व्यंजन संयुक्त रूप से आई है, पर यहाँ पर इन दोनों का उच्चारण भिन्न भिन्न है। कम बल माँ और बा दो ध्वनियाँ उच्चरित हो रही हैं, इस प्रकार से इसको संपृक्त ध्वनि कहेंगे। कंबल हो गया, अगर बात करें शंबल हो गया, कंचन हो गया, कनचन, न और चा उत्पन्न हो रहा है। ये सारी बातें हैं। उमदा, तो उमदा मा और दा जो वर्ण है वो यहाँ पर अलग अलग ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, जबकि दोनों संयुक्त रूप से व्यंजन हैं, तो संपृक्त ध्वनि ये हो गई। और संयुक्त ध्वनि में क्या फर्क है, क्या अंतर है? संयुक्त ध्वनि में दो व्यंजन एक ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे पा और रा मिलकर प्रा ध्वनि उत्पन्न किए तो प्राण बन गया। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये गद्यांश रूप में है। अगर आपको अभी तक के वीडियोज अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए निर्देश दिए गए हैं, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश से प्रश्न आते हैं, अब इसको आपको बताना है। गद्यांश में आपको दो प्रकार से गद्यांश हल कर सकते हैं। अगर आपकी स्मृति क्षमता अधिक है, मतलब कि आप बातों को याद रख सकते हैं, तो पहले गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। अगर आपकी स्मृति क्षमता कमज़ोर है तो आप पहले प्रश्न को पढ़िएगा। जैसे कि हिंदी के प्रचार प्रसार में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न क्या है, अब आप यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे गद्यांश को। हिंदी के प्रसार के लिए तथा संपूर्ण भारत की एक भाषा के रूप में इसे स्थापित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। सन 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। अब यहाँ पर आप इसको मार्क करते चलेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न बन सकते हैं आगे। हिंदी की स्थापना, निदेशालय की स्थापना 1960 में बताया गया यहाँ पर। तथा सन 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया। सरकारी कार्यालयों और बैंकों में हिंदी में लगातार काम किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया गया है। कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें हिंदी सिनेमा और मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको कहीं भी आपकी नॉलेज नहीं चेक होती है। यहाँ पर गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी सिनेमा और मीडिया का इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान बताया है। तो इसका महत्वपूर्ण योगदान का आपका क्या हो जाएगा, मीडिया और सिनेमा, चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए फिर देखिए आप यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं फिर हम गद्यांश पढ़ेंगे। कथन कह रहा है कट्टरपंथी विशेषण शब्द है जिसका अर्थ हठधर्मी है। और कथन 2 कह रहा है शब्द भाषा शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ने से भाषाई शब्द बना है। दोनों इसमें बताने, अब यहाँ पर आप बताइए। देखिए कट्टरपंथी यहाँ आया था और भाषाई आया था, इस आधार पर यहाँ पर व्याकरणिक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार के प्रश्न गद्यांश में बनते हैं। इसमें आपको कई बार गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे कट्टरपंथी का विशेषण शब्द क्या है, हठधर्मी, इसका अर्थ होता है, और कट्टरपंथी एक विशेषण शब्द होता है। बिल्कुल सत्य बात है, कथन एक बिल्कुल सत्य है। दूसरा, भाषा शब्द में अगर ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाषाई शब्द बन जाएगा, ये भी कथन सत्य है। अब इसमें आपको किसी प्रकार की गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं नजर आती है। अब ये बताइए कौन सा विकल्प सही हो गया, दोनों कथन सत्य हो गए, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आता है। भाषाई आंदोलन के बावजूद हिंदी का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ है? तो ये देखिए आपने अभी हमने पढ़ा था भाषाई आंदोलनों के कट्टरपंथी, देखिए कट्टरपंथी भाषाई आंदोलनों के बावजूद दक्षिण भारत में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, दक्षिण भारत।
दक्षिण भारत में कई भाषा आंदोलन हुए थे, जिसमें हिंदी को ना बोलने के लिए तेलुगु तमिल की बात कर रहे थे। तो ये भाषाई विवाद बहुत पुराना विवाद चलता आया है। आपको पता होगा भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य गठित होता है। तो ये जो भाषाई विवाद है ये प्राचीन समय से चल रहा है। इस प्रकार से ये आपका हिंदी का दूसरा सत्र यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको यहाँ से काफ़ी जानकारी अर्जित हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको आते थे। आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों को शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये सारी PDF मैं शेयर कर देता हूँ। वहाँ पर क्विज होती हैं, सभी प्रकार के क्विज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, टीचिंग एप्टीट्यूड और पार्ट ए के लिए भी क्विज कराई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।